नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। नेपाल में हिंसा हो रही है, वहां पर जिस तरह के हालात हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आम आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जो जेनजी है यानी कि नई युवा पीढ़ी, वो सड़कों पर उतरी हुई है। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास, हर जगह तोड़फोड़ मची हुई है। और इसका असर अब उत्तर प्रदेश से सटे हुए, क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है, तो बॉर्डर से सटे हुए जो जिले हैं उसमें भी दिखने लगा है। वो बहराइच हो, वो लखीमपुर हो, तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये क्या हमारे लिए चिंता का विषय है। अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस बात पर अखिलेश यादव भी ट्वीट करके सरकार को सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि सरहदों पर अमन हो, ये हमारे देश की जिम्मेदारी है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, नेपाल में आग लगी हुई है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, वित्त मंत्री को मारा जा रहा है। ये सारी परिस्थितियां जो नेपाल में है, अब यूपी तक इसकी आंच आने लगी है। कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, बहराइच में घुसने की कोशिश की गई है, ये भी बताया जा रहा है। और तमाम जो परिस्थितियां, उस बीच अखिलेश यादव चिंता जाहिर कर रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि भाई, सरकार की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी रहे। बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी संवेदनशील मामला है और हमारे कई जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर से जिनके जुड़े हुए हैं नेपाल से, और कोई चेकिंग भी खास नहीं होती। मैं पोखरा गया हूँ तो मैंने देखा, अपनी गाड़ी चलाते हुआ गया था तो मैंने देखा था कि पोखरा में किस तरह से एंट्री होती है, कोई बहुत बड़ी चेकिंग भी नहीं है। और नेपाल में जिस तरह के हालात हुए हैं उस समय उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक अलग तरह का ट्रेंड हो रहा है। ये जैन जी जो हैं 18 से 30 साल के नौजवान, इनको समझ जब आने लगता है ना कि देश की हुकूमत उनकी बात सुन नहीं रही है, देश की हुकूमत उनके पक्ष में फैसला नहीं दे रही है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यूथ को अवॉइड किया जा रहा है, तो उनका गुस्सा भड़कता है। और वो गुस्सा भड़कता है तो वो सड़कों पे आती है। बांग्लादेश हमने देख लिया, नेपाल हमारे सामने है। ईश्वर ना करे कि भारत में कभी इस तरह का गुस्सा आए। लेकिन हमारे यहाँ तो गांधी जी के लोग मानने वाले, लेकिन तब भी देखिए कि किसान आंदोलन हुआ था, किसानों ने कितने लंबे समय तक आंदोलन चलाया और 700-800 किसानों की मौत भी हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी वो डरे नहीं, झुके नहीं और वो मोर्चा संभालते रहे। तो ये बॉर्डर पे लोग इसलिए इसलिए जो थोड़ा सा एक्टिव हैं, होना भी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होता है ऐसे मौके पे। नेपाल के हालात, पड़ोसी देश है हमारा, लगातार खराब हो रहे हैं। वहाँ के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री की पिटाई हो गई। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी मरणासन हालत में, उनको इतना पीटा गया है। प्रधानमंत्री के बारे में सूचना आ रही है वो देश छोड़ के भाग गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेना ने उनको अपनी कस्टडी में रख रखा है, कोई सुरक्षित जगह पे ले गई है। लेकिन ये सारी घटनाएं, ये सारी चीजें देश के जो हालात है नेपाल के, दुनिया भर के तानाशाहों को देखना चाहिए कि तानाशाही कभी भी चलती नहीं है बहुत दिनों तक। कि लोकतंत्र में जो दिल धड़कता है ना लोकतंत्र के लिए, उसको बहुत दिनों तक दबाया जा नहीं सकता। तो नेपाल की घटना के बाद अखिलेश यादव ने सही कहा है कि बहुत ज्यादा अलर्ट रखना चाहिए कि कोई भी अप्रिय स्थिति ना हो। और उत्तर प्रदेश और प्रदेश की सरकारों को सोचना चाहिए कि हम अपने देश को नेपाल ना बनने दें। हम बेरोजगारों की बात सुने, हम किसानों की बात करें, हम मध्यम वर्ग की बात सुने। सरकार का काम भी होता है लोगों की बात सुने। सरकार तानाशाह नहीं हो सकती, और जो तानाशाह सरकार होने की कोशिश करती है उसको ऐसा ही सबक मिलता है जैसा अभी मिला है नेपाल में। हिमांशु, अच्छा, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, मतलब कहा यह जाता है ना कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। आप दोस्त बदल लीजिए, रिश्तेदार बदल लीजिए, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। आप देखिए श्रीलंका का वही हाल, आप बांग्लादेश जाइए वही हाल, नेपाल में भी वही हाल। तो ये क्या एक साजिश है, क्या है? मतलब ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है और हर जगह यही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है कि ये जो नई युवा पीढ़ी है वो भड़क जाती है। उसके बाद संसद भवन हो या फिर कहीं पर भी जो भी बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर हैं वहां घुस जाती है, खुलकर उत्पात होता है, हिंसा होती है और तख्ता पलट हो जाता है। हिमांशु ठीक कह रहे हो। और वो बहुत ही खराब है कि जवानी जो है, नौजवानी जो है, वो इस गलत पैटर्न में जा रही है, गलत दिशा में जा रही है। उसको सही दिशा में जाना चाहिए। लेकिन सरकारें इसकी कसूरवार हैं, सरकारें इसकी दोषी हैं, जो लोगों को सही फैसले लेने नहीं देती, नौजवानों, किसानों, आम आदमी की बात सुनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको दोषी मानता हूँ कि सरकारें दोषी हैं। और ये जो यूथ है, ये जो क्रांति वाला खून, गर्म खून है, इसको सकारात्मक चीज़ों में लगाना चाहिए। लेकिन जब आप ही इसी को गलत दिशा दे दोगे, अब जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, नौजवानों को क्या सिखाया जा रहा है? नौजवान को ये दिमाग में भर दिया गया जहर कि भाई किसी के घर पे धार्मिक स्थल पे झंडा लगाओ, किसी धर्म के रंग का, उसको तार लो, अपना झंडा फहरा दो।
कहीं मकबरा तोड़ दो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये उन्माद की चीज़ें जो है ना, नफ़रत की चीज़ें जो हैं, ये भरी जाती हैं। और मैंने आज दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा था ये बात कि जो आप दिमाग में भरेंगे ना, ये एजुकेशन की कमी है। जहाँ-जहाँ एजुकेशन की कमी होगी, वहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, स्कूलों को विलय करने की प्लानिंग हो रही थी, स्कूल बंद करने की प्लानिंग हो रही थी। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नए स्कूल खोले जाने चाहिए, नई विमर्श होने चाहिए, नई बातचीत होनी चाहिए। होता इसका उल्टा है। तो जब उल्टा होता है तो हिमांशु जी, ये चीज़ें सामने आती हैं कि चीज़ें फिर बिगड़ती हैं, बहुत बुरी तरह से बिगड़ती हैं। अच्छा, वहां पर नेपाल में जो समस्याएं रही, भ्रष्टाचार की समस्या हो, तानाशाही, अपने तौर पर लोगों की बात सुनना ना हो, वहां पर सोशल मीडिया को जिस तरह से बैन किया गया, कहा गया कि भाई आप सोशल मीडिया आप यूज नहीं कर पाएंगे, कंपनियों से कहा जा रहा, उन पर प्रेशर डाला जा रहा था। तो भारत की जो परिस्थिति है, यहाँ की जो जनसंख्या है, क्या यही वजह है कि इस तरह के जो आंदोलन वहां होते हैं और उग्र हो जाते हैं और तख्ता पलट हो जाता है, भारत में वो संभव नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी बहुतायत जो जनसंख्या है वो शांति चाहती है और इस तरह से जो उग्र आंदोलन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कम करती है। लेकिन लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो तो दिखता तो है ही है। आमतौर पर हम देख रहे हैं लखनऊ में किसान अगर हंगामा कर रहे हैं या फिर कहीं छात्र, हम देख रहे हैं पटना में जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं कि भाई नौकरियां दो, तो दिखता तो है असर, लेकिन उस असर को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया जाता है एक तरह से। डाइल्यूट देखिए कब तक आप करेंगे? एक सीमा से ज़्यादा आप डाइल्यूट कर नहीं पाएँगे। एक सीमा से ज़्यादा आप दबा नहीं पाएँगे। लोगों को जब लगता है ना कि आप जो हो डाइल्यूट कर रहे हो, उनके मूल मुद्दे से हटा रहे हो, तो गुस्सा फिर भड़कता है, गुस्सा उन्माद फिर आता है। अब आप सोचो ना, आप नौजवान हो, काम-धंधा है नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे ही तो गुस्से में आओगे, ऐसे ही परेशान होगे, ऐसे ही सड़क पे आओगे। तो ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक है और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय और खतरनाक होंगे और सरकारों को और भुगतना पड़ जाएगा। अच्छा, जो सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे कहा जा रहा है लखीमपुर की सीमा से महज 1 किलोमीटर दूर कैलाली जिला है जहां पर हिंसा हो गई है, तो ऐसे में क्या हमारी क्या भूमिका रह सकती है, जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या भूमिका रह सकती है? एडमिनिस्ट्रेशन की जो भूमिका है वो तो निभाएगा ही। देखो, स्थानीय लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जो जो सुख प्यार में है, जो सुख मिल-जुल के भाईचारे में, वो कभी हिंसा में नहीं है। तो आप जितना समाज के बड़े-बूढ़े हैं, जितने जागृत लोग हैं, उन सबको चाहिए कि वो इतना समझाएँ लोगों को कि भई हिंसा की तरफ रास्ता मत अपनाइए। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, खुद अपने आप में एक समस्या है। तो जब ये समझ में आएगा, ये संदेश जाएगा, बड़े-बूढ़े हर धर्म के लोग मिलेंगे, बैठेंगे, तो कहीं न कहीं से रास्ते निकलेंगे। और रास्ते में निकलेंगे जब संवाद बहुत ज़रूरी है, नेताओं का जनता से या प्रशासन का जनता से संवाद बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे नाजुक मौके पे होता भी हमेशा है, कहा भी जाता है कि संवाद बढ़ना चाहिए। अब कितना संवाद बढ़ा पाएँगे, ये देखने वाली बात है हमेशा। अच्छा, नेपाल के साथ एक टैग लगता है, हैशटैग लगता है हिंदू राष्ट्र का, और हमारे यहाँ भी कुछ तथाकथित लोग हैं जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम पाकिस्तान की भी हालत देखते हैं जो एक धर्म विशेष को लेकर एक देश बना है, हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। तो जो भी कंट्री, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो भी कंट्री ये स्पेसिफिकली किसी टैग के साथ चलती है वो इसी तरह का हाल उसका होता है। बांग्लादेश का देखिए या फिर नेपाल का देखिए। देखो, जो धर्म के नाम पर राष्ट्र बने हैं, वो राष्ट्र बहुत अच्छे तो नहीं हुए हैं। और नेपाल छोटा-सा देश है, हमारा पड़ोसी है। कभी हैसियत नहीं होती थी, लेकिन अब नेपाल आँखें दिखाने लगा है। कारण ये कि चीन वहाँ पे अपने पैर पसारना चाहता है। हमने अपनी खराब विदेश नीति के कारण सारे विदेशों से, दूर देशों से रिश्ते खराब किए हैं। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, किसी भी देश से हमारे रिश्ते सहज नहीं हैं। अमेरिका ने हमें उस मोड़ पर आके खड़ा कर दिया है कि हम ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी की जो खराब विदेश नीति है, इतनी खराब विदेश नीति किसी की रही नहीं है। उसी का परिणाम ये है कि जब भारत पाकिस्तान से झड़प हुई तो लगभग दुनिया के हर बड़े देश पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हुए हो गए और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जब नेता को अहंकार होता है, राजा को अहंकार होता है, वो संवाद नहीं करता। प्रधानमंत्री को बड़ी शर्म आती है कि वो पार्लियामेंट में चले जाएँ, राहुल गांधी के सामने बात करें, बैठें। तो ये जब नेताओं को अपने ऊपर भगवान होने का घमंड हो जाता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात के लिए कि आपके ईश्वर टेस्ट लेता है। ईश्वर आपसे खुश होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगा, भरोसा पैदा करेगा।
और ईश्वर नाराज होगा तो आपके अंदर घमंड पैदा करेगा, अहंकार पैदा करेगा। तो प्रधानमंत्री जी जिस अहंकार की श्रेणी में आ गए ना, वो बड़ी खतरनाक है हिमांशु। उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो उसको उसको छोड़ के जितना विनम्र हो सकते हैं उतना होना चाहिए अभी भी राजनेताओं को, वरना रास्ता बहुत मुश्किल भरा है, बहुत डगर है, कठिन डगर है, तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, नेपाल छोटा सा देश है, वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा कल को, तमाम शांति वहां पर छा जाएगी। लेकिन चाइना जिस तरह से वहां पर एंटर कर चुका है, भारत और चाइना की जो विदेश नीति आपस में क्लैश कर रही है। मोदी जी जाते तो हैं शी जिनपिंग से मिलने के लिए, लेकिन जो हालात बॉर्डर पर हैं और जिस तरह से वो उकसाता हुआ दिखा नेपाल को, उसके बाद मानचित्र तक बदल दिया, लिपू लेक और तमाम जगहों पर अपना दावा ठोक दिया, तो हमारे और नेपाल के आने वाले दिनों में रिश्ते वो भी डिसाइड होने जा रहे हैं। ठीक बात है कि जिस तरह से चीन चाहता है कि नेपाल में उसका हस्तक्षेप बढ़े, तो भारत के और नेपाल के रिश्ते आने वाले दिनों में निर्णायक साबित होंगे। और अभी तो मैं कह सकता हूं कि हमारी विदेश नीति खराब रही है, उसी का नतीजा है कि हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब रहे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को लौटा, इसको भूला नहीं कहते। तो हो सकता है कि हमारे विदेश मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को समझ में आए कि अब भी वक्त है कि चीजों को ठीक करो, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी मुझे। बिल्कुल, और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमको जो है अपने बॉर्डर को सिक्योर करना है और ये काम सरकार का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दोस्तों, हर तरफ अमन हो, चैन हो, यही उम्मीद की जानी चाहिए और यही प्रयास भी किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। अब नेपाल के अंदर जो परिस्थितियां हैं उसको तो हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन अपने देश के अंदर शांति और अमन चैन कायम रहे, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और तमाम जो सरकार में बैठे लोग हैं वो इस पर ध्यान जरूर देंगे, मेरी ये पूरी उम्मीद है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।